वालेकुम दोस्तों, इनसाइड भी मौजूद फखर में खुश आमदीद। खबर गर्म है जनाब कि 190 मिलियन पाउंड्स केस का फैसला कल बरोज पीर नहीं सुनाया जाएगा, क्योंकि इससे पहले जब 190 मिलियन पाउंड्स केस की समाअत मुकम्मल की गई थी तो इस बात का जज साहब की तरफ से ऐलान किया गया था कि सोमवार यानी कल इस केस का फैसला सुनाया जाएगा। लेकिन अब यह खबर बहुत ही ज़्यादा गर्म है कि जनाब कल इस केस का फैसला नहीं सुनाया जाएगा। फैसला अब ताखीर से और मुमकिन तौर पर जनवरी के पहले हफ्ते में सुनाया जाएगा। क्यों? ये एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि अगर ये जो खबर इस वक्त वफाकी दारुल हुकूमत में गर्म है, ये खबर दुरुस्त हो तो फिर इसके ताने बाने जनाब कहीं ना कहीं जाकर उस जुडिशल कमीशन के इजलास से मिलते हैं जो कल हुआ। और ये इजलास इस वजह से भी बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल था कि ये अब तक की तारीख का एक तवील तरीन इजलास था जो सुबह 11:30 बजे शुरू हुआ और रात 7 बजे जाके ख़त्म हुआ। तो इसका मतलब यह है कि तकरीबन 7.5 घंटे तक जारी इस इजलास में लोगों ने बैठकर ताश तो नहीं खेली होगी और इसके अंदर कुछ ऐसे अहम सेंसिटिव मामलात ज़ेरे गौर आए होंगे जिसका ताल्लुक कम अज़ कम इस्लामाबाद या इस्लामाबाद की हदूद में मौजूद इस्लामाबाद हाई कोर्ट से होगा। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो भी मामला है वो इस वक्त इमरान खान साहब और अदालत में मौजूद इमरानदारों के लिए ज़िंदगी और मौत का मसला है। लिहाजा अगर इस फैसले को ताख़ीर से सुनाया जा रहा है तो इसका जो लिंक है वो जाकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नए जजेस की अपॉइंटमेंट से जाकर मिलता है, जिसके लिए कल जुडिशल कमीशन का इजलास हुआ था। और जुडिशल कमीशन ने इस इजलास के अंदर पहले तो जजेस की अपॉइंटमेंट का फैसला करना था, लेकिन उससे पहले जजेस की अपॉइंटमेंट के तरीक़ाकार पर इस पर बात होनी थी। और जनाब जस्टिस जमाल खान मुंदोखेल की तरफ से जो जजेस की अपॉइंटमेंट के लिए नया क्राइटेरिया मुतारफ कराया गया था, यानी नए रूल्स जो डिज़ाइन किए गए थे, उन रूल्स की मंजूरी होनी थी। लेकिन यह मामला इतना सिंपल तो हो नहीं सकता, क्योंकि जब तक जज साहब जो हैं मुख्तलिफ इमरानदार वो मौजूद हैं, काले भूंड अदालतों में मौजूद हैं, शाजी वहाँ पर मौजूद हैं, तो जनाब ये मामला इतना सिंपल हो नहीं सकता। और ऐसा ही हुआ। जुडिशल कमीशन के इस इजलास से एक रात पहले जनाब जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने एक ख़त तहरीर किया और वो ख़त उन्होंने सेक्रेटरी जुडिशल कमीशन के नाम पर तहरीर किया। 9 सफ़ात पर मुश्तमिल इस ख़त के अंदर मुख्तलिफ पॉइंट्स को रेज किया गया, जिसमें ये जो जज साहिबान हैं जिनकी तकर्री होनी है मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स में, उनके हवाले से भी तजावीज़ दी गई। और सबसे बढ़कर ये कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस के अंदर कौन से जज साहिबान को अपॉइंट किया जा सकता है और उन जज साहिबान की अहलियत क्या होनी चाहिए, इसके हवाले से भी जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने सीरियस क्वेश्चंस किए। और यही जो सवालात हैं जो जनाब जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की तरफ से अपना जो हल्का अहबाब है उनका अदालत में उससे तय करके सामने लाए गए, वही जो मामला है वो तकरीबन 7.5 घंटे तक इस कमीशन के इजलास की वजह नज़ूल बना। बताया यह जा रहा है कि पहले मरहले में जैसे ही जुडिशल कमीशन का आगाज़ होता है, कार्रवाई शुरू होती है, तो जनाब सेक्रेटरी जो थे जुडिशल कमीशन वो जनाब जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के ख़त की कॉपीज़ तमाम जुडिशल कमीशन के अरकान को सर्व करते हैं, उस पर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और ये कहते हैं कि जनाब ये शाहजी का ख़त है, इसके ऊपर कार्रवाई जो है वो जो भी कमीशन का हेड है यानी जस्टिस या अफरीदी साहब, वो उनकी इजाज़त के साथ इसके ऊपर कार्रवाई का आगाज़ होता है। और कमीशन की कार्रवाई का आगाज़ होते ही सबसे पहले जनाब जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ही इस नुक्ते को उठाते हैं कि मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स में, जिसमें लाहौर है, सिंध है, खैबर पख्तूनख्वा है और जनाब इस्लामाबाद हाई कोर्ट है, यहाँ पर जजेस की तकर्री के लिए जो भी मैकेनिज़्म है उसको मौकर किया जाए, उस पर गौर। क्योंकि अभी 1-2 दिन पहले ही जनाब जमाल खान मुंदोखेल की तरफ से ये सिफारिशात हमें मौसूल हुई हैं। अभी तमाम जज साहिबान और जुडिशल कमीशन के बाकी अरकान ने बारीक बीनी से ये जो तजावीज़ हैं इसका जायज़ा नहीं लिया। लिहाजा बेहतर ये है कि जजेस की अपॉइंटमेंट के तरीक़ाकार पर बात करने को सर्दियों की छुट्टियों के इख्तिताम तक मौखर कर दिया जाए और इस दौरान जज साहिबान और जुडिशल कमीशन के बाकी अरकान ये जो तजावीज़ हैं इस पर ज़रा गहराई के साथ गौर व फिक्र करें और फिर उसके बाद आएँ, इजलास के अंदर बैठें और इन तजावीज़ की मंजूरी दें, जिसको कसरत राय से मुस्तरद कर दिया गया। और ये कहा गया कि जनाब ऑलरेडी वर्कलोड
वर्कलोड अदालतों पर बहुत ज़्यादा है और इस वर्कलोड को घटाने के लिए नए जजेस की अपॉइंटमेंट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। लिहाजा देयर एंड देन इस बारे में फैसला किया जाए और फिर जजेस की अपॉइंटमेंट के तरीक़ाकार के हवाले से जस्टिस जमाल खान मंदोखिल की तरफ से जो सिफारिशात तैयार की गई थी उस पर शिकवार गौर के अमल का आगाज़ हुआ और मुतअद्दिद जो शिकें हैं उनको मंजूर कर लिया गया। अलबत्ता 2 शिकें ऐसी थीं जिसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा बहस मुबासा हुआ। उसमें से एक शिक का ताल्लुक जजेस की अपॉइंटमेंट से पहले उनकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ को जांचना था और ये जो मुख्तलिफ वहाँ पर जुडिशल कमीशन के अरकान मौजूद थे उनका ये मानना था कि इस तरीके से हम अपने इदारे को अंडरमाइन करेंगे, क्योंकि अगर हम जजेस के ज़हनी जो हेल्थ है उसको जांचने का अमल का आगाज़ कर देंगे जजेस की अपॉइंटमेंट के अमल से, तो फिर उसके बाद अगले मरहले में ये सवाल भी सामने आएगा कि इस वक्त जो हाज़र सर्विस जज साहिबान हैं उनका भी दिमागी मुआयना कराया जाए। और इस चक्कर के अंदर हुकूमत, चूँकि एग्जेक्टिव इस वक्त बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं, तो एग्जेक्टिव्स के हाथ में एक ऐसा टूल आ जाएगा जिसके नतीजे में वो किसी भी शख्स को, किसी भी जज को ज़हनी बीमार करार देकर उसको अदालती जो है उसकी फ़राइज़ उसकी बजा आवरी से रोक भी देंगे और उसको सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में ले जाए बगैर उसकी मेंटल हेल्थ दुरुस्त ना होने पर उसको अदालती अमल से बाहर निकाला जा सकता है, यानी उसको अदलिया से बाहर निकाला जा सकता है। लिहाजा ये कार्रवाई, ये शिक किसी भी तौर पर काबिल कबूल नहीं है और फिर कसरत राय से इस शिक को जो है वो नामंजूर कर दिया गया। जुडिशल कमीशन के इस इजलास के अंदर ये जो दूसरा एस्पेक्ट था ये भी बहुत ही ज़्यादा अहमियत का हामिल था, क्योंकि इस तजवीज़ में जो कि सामने आई थी उसमें इस बात का जिक्र किया गया था कि ये जो चीफ जस्टिस की तकर्री है रेलिवेंट हाई कोर्ट्स के अंदर, तो वहाँ पर चीफ जस्टिस की तकर्री के लिए टॉप मोस्ट 3 सीनियर जजेस इनके नाम आएंगे। इन 3 जजेस का पैनल आएगा और उन 3 जजेस में से एक जज को चीफ जस्टिस लगाया जाएगा। और अगर सीनियरिटी का असूल बाईपास किया जाता है तो फिर नज़रअंदाज किए जाने वाले सीनियर जज को उसकी वजूहात बताना पड़ेंगी कि जनाब आपको चीफ जस्टिस के ओहदे के लिए नज़रअंदाज किए जाने की ये वजूहात हैं। और ये वाला मामला बहुत ही ज़्यादा ट्रिकी है, क्योंकि अगर आप किसी सीनियर जज को नज़रअंदाज करते हैं और फिर उसको आप रिटन तजावीज़ या रिटन वजूहात बयान करते हैं और कहते हैं कि जनाब आप जो है वो सही तरीके से फैसले नहीं कर पाए, आपकी एडमिनिस्ट्रेशन स्किल्स जो हैं वो कमज़ोर हैं, आपकी आइन के ऊपर ग्रिप मौजूद नहीं है, इस तरह की जो भी वजूहात दी जाएंगी वो इनफैक्ट सीनियर जज की तौहीन के मुतरादफ होंगी। लिहाजा मेरा ये ख्याल है कि इस शिक को डालने का मतलब ही ये था कि सीनियर मोस्ट जज को ही सुप्रीम कोर्ट लेके आया जाए ताकि तजावीज़ या वजूहात देने का जो मामला है उससे जान छूट जाए। दूसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो है वो भी जजेस की अपॉइंटमेंट के हवाले से है, चूंकि जजेस के तकर्री के हवाले से जो कवायद हैं वो मुरतब कर लिए गए हैं और अब अगला मरहला है जजेस की अपॉइंटमेंट के हवाले से। जजेस की अपॉइंटमेंट के लिए और ख़ास तौर पर इस्लामाबाद और सिंध हाई कोर्ट के अंदर जजेस की अपॉइंटमेंट के लिए जो तारीख है वो रखी गई है 3 जनवरी। 3 जनवरी को सिंध हाई कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नए जजेस की अपॉइंटमेंट के हवाले से जो रिकमेंडेशंस आई हैं उन पर गौर करके नए जजेस को अपॉइंट किया जाएगा। ये एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है और मुझे ऐसे लगता है कि जिस खबर का जिक्र मैंने आपसे गुफ्तगू के आगाज में किया था, यानी खबर गर्म है कि ये जो 190 मिलियन पाउंड्स केस का फैसला है इसको मौखर कर दिया जाएगा और मुमकिन तौर पर इस केस का फैसला जो है वो जनवरी के फर्स्ट वीक में सुनाया जाएगा, तो इनडायरेक्टली इसका ताल्लुक जाकर जजेस की अपॉइंटमेंट के साथ जुड़ता है, क्योंकि ये बात तमाम जो लीगल फ्रेटर्निटी है और उसके साथ साथ एग्जेक्टिव यानी हुकूमत उसको मालूम है कि इस्लामाबाद में फैज़ की गंगा बह रही है और इमरान खान के लिए वो गंगा इतनी ज़ोर शोर से बहती है कि जनाब जो फैज़ है वो इमरान खान को जो है ना वो अदालत में आए बगैर मिल जाता है। अब गवर्नमेंट या एग्जेक्टिव ये चाहते हैं कि ये जो इमरानदारी का गलबा है इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर इसका तोड़ किया जाए और वहाँ पर कम से कम 2-3 ऐसे जजेस को अपॉइंट किया जाए जिसके नतीजे में जनाब जस्टिस आमिर फारूक साहब जो कि चीफ जस्टिस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उनको बेंच साजी में आसानी हो सके। अब अगर
3 जनवरी को नए जजेस अपॉइंट कर दिए जाते हैं, 4 जनवरी को उनका ओथ होता है, तो फिर 5 जनवरी को इस केस का फैसला सामने आ सकता है और मुमकिन तौर पर यह फैसला जो चैलेंज किया जाएगा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, वो मुमकिन तौर पर नए बेंच के सामने लगेगा और फिर ये जो आइन की सुप्रीमेसी है शायद इसके ऊपर अमल का आगाज हो जाए। ये एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट था जो सामने आ रहा था इसी खबर के, जो कि जनाब सबसे पहले मोहम्मद मालिक साहब ने शेयर की अपने ट्विटर हैंडल पर, जिसका अक्स आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। और जनाब मालिक साहब की तरफ से इस खबर को शेयर किए जाने के बाद जनाब मुनीब फारूक साहब जो कि एक सीनियर एंकर पर्सन हैं, उन्होंने भी अपने वीलॉग में इसी खबर को कोट करते हुए बयान किया कि जनाब ये जो फैसला है ये मौखर हो सकता है। अभी तक जिस वक्त तक कि मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं उस वक्त तक एहतसाब अदालत के जज साहिबान की तरफ से अभी तक कोई हतमी अनाउंसमेंट नहीं आई कि वो इस जजमेंट को मौखर कर रहे हैं या कल ही ये जजमेंट दी जाएगी। अब ये इस बारे का हतमी फैसला जनाब कल ही सामने आ सकता है। अलबत्ता ये जो जुडिशियल कमीशन का इजलास था उसके अंदर एक और इंपॉर्टेंट पेशरफ्त भी सामने आई और वो पेशरफ्त थी जनाब मुनीब अख्तर साहब, जनाब मंसूर अली शाह साहब और जनाब याहिया अफरीदी साहब की तरफ से ये तजवीज़ कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के तमाम मौजूद जज साहिबान को ही कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का हिस्सा तस्वुर किया जाए और फिर ये जो मौजूदा बेंचेस हैं ये डिसॉल्व हो जाएंगे और वो जो इब्तदाई कमेटी जिसको हेड कर रहे हैं याहिया अफरीदी साहब, जनाब मंसूर अली शाह साहब और जनाब मुनीब अख्तर साहब, उसी का गलबा हो जाएगा और वही जो कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस हैं उनको रेफर करेंगे। यानी वो तकलीफ जिसका इजहार बारहा जनाब मंसूर अली शाह साहब अब ओपनली कर चुके हैं कि जनाब मैं तो आईनी मुकदमात नहीं सुन सकता, मैं तो आइन के ऊपर राय नहीं दे सकता, मैं तो इनकॉम्पिटेंट इनफ करार दे दिया गया हूं कि जनाब मैं कॉन्स्टिट्यूशनल के हवाले से किसी तरह की कोई फाइंडिंग दे सकूं। इनफैक्ट ये उसी फ्रस्ट्रेशन को दूर करने का एक तरीका था जिसके लिए पहले जस्टिस मंसूर अली शाह ने 9 सफ़हात पर मुश्तमिल खत लिखा और फिर यह तजवीज़ को फ्लोट किया कि सुप्रीम कोर्ट के तमाम जो जज साहिबान हैं उनको कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का हिस्सा बनाया जाए। ये जो तजवीज़ थी इसको फ्लोट किया गया और उसके बाद जनाब जमाल खान मुंदोखेल ने भी इस तजवीज़ की हमायत की और मुनीब अख्तर साहब, याहिया अफरीदी साहब और जनाब ये जो हैं मंसूर अली शाह साहब, इन्होंने भी इस तजवीज़ की हमायत की। लेकिन जस्टिस अमीनुद्दीन खान जो कि इस वक्त भी जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के हेड हैं, उन्होंने इस तजवीज़ की मुखालफत की और वो वाहिद जज साहब थे जिन्होंने इस तजवीज़ की मुखालफत की और उनके साथ जो बाकी मौजूद थे लोग, जिसमें गवर्नमेंट के नुमाइंदे मौजूद थे, जिसमें पाकिस्तान बार काउंसिल के नुमाइंदे मौजूद थे, उन्होंने जस्टिस अमीनुद्दीन खान के हक में वोट दिया और उसके नतीजे में जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में ये जो कायम कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है ये मजीद 6 महीने अपनी कार्रवाई जारी रखेगा। और इसका वाज़ेह सबूत ये मौजूद है कि जनाब जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने यह जो 9 सफ़हात का खत तहरीर किया था, इस खत में भी जनाब मंसूर अली शाह साहब ने यह तजवीज़ रखी थी कि जब तक 26वीं आईनी तरमीम का फैसला नहीं हो जाता उस वक्त तक ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस हैं इनको जो है वो ये जो 26वीं आईनी तरमीम का फैसला आने तक इनकी कारकर्दगी को ज़रा साइड पर रखा जाए और फुल कोर्ट बनाकर 26वीं आईनी तरमीम को देखा जाए। और उसके साथ साथ ये जो 9 सफ़हात का खत जो मैंने अभी आपकी खिदमत में पेश किया, उस खत में भी जनाब मंसूर अली शाह साहब ने इस बात का जिक्र किया कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के अंदर शामिल होने वाले जज के लिए भी अहलियत का कोई ना कोई मयार होना चाहिए। और उसमें उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि जज ने अब तक कितने कॉन्स्टिट्यूशनल मुकदमात सुने हैं, कितने फैसले दिए हैं, कितने इजाफी नोट लिखे हैं, कितने इख्तलाफी नोट लिखे हैं, उनके कौन कौन से फैसले जो हैं वो दुरुस्त साबित हुए हैं, कौन कौन से फैसले जो हैं वो लॉ कॉलेजेस में पढ़ाए जा रहे हैं। मुकम्मल एक उन्होंने वो बनाया था जिसके अंदर बाकी जज साहब फारग हो जाने थे। अब कल्ले शाह जी ने, रैना सिर शाह जी ने इसके लिए बड़ी तगोदो की, लेकिन मंसूर अली शाह साहब ने बाकी जो उनके जो ख्वाब थे वो मुझे लगता है कि चिकनाचूर हो गए। अलबत्ता अब ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस हैं अगले 6 महीने के लिए अपना काम जारी रखेंगे और यही कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच 26वीं आईनी तरमीम का मुकदमा भी सुनेगा। मुझे अब इस बारे में कोई दो राय नज़र नहीं आ रही कि जनाब ये जो है अब मामला आगे चलेगा। और ये भी बड़ी ही इंपॉर्टेंट सूरत हाल है कि अगर जिस तरीके से नज़र आ रहा था कि जमाल खान मुंदोखेल ने भी अमीनुद्दीन खान साहब का साथ नहीं दिया, ये जो कमेटी है 3 रुकनी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस वाली, उसमें जब ये केस फिक्सेशन के लिए आएगा
अमीन उद्दीन खान साहब की सरबराही में कमेटी में, जिसमें अमीन उद्दीन खान मौजूद हैं, जमाल खान मुंदोखेल मौजूद हैं, मोहम्मद अली मजहर मौजूद हैं। जब ये केस फिक्सेशन के लिए सामने आएगा तब जमाल खान मुंदोखेल और मोहम्मद अली मजहर साहब का जो है नुक्ता नज़र क्या होगा? क्या वो इस केस को 7 रुकनी बेंच के सामने सुनेंगे, या ये 2 जजेस जो हैं उस कमेटी में इस केस की समाअत के लिए फुल कोर्ट बनाने की तजवीज़ देंगे? और ये 2 रुकनी, ये जो अक्सरियती लोग हैं, अगर ये फुल कोर्ट बनाने की राय दे देते हैं तो फिर ये जो है अमीन उद्दीन खान साहब को ये मामला चीफ जस्टिस को रेफर करना पड़ेगा और फिर फुल कोर्ट बनेगा। ये अभी एक गेम जो है वो ऑन भी है और मौजूद भी है। मुझे ऐसे लगता है जैसे जनाब मंसूर अली शाह साहब को इस बात का यकीन है कि अगर 26वीं आईनी तरमीम का मामला फुल कोर्ट के अंदर आएगा तो फुल कोर्ट इस तरमीम को काला दम करार दे देगा, जिसके साथ ही जनाब याहिया अफरीदी साहब की अपॉइंटमेंट भी काला दम हो जाएगी और मंसूर अली शाह साहब चीफ जस्टिस बनेंगे। अब देखना यह है कि जनाब मंसूर अली शाह साहब का ये गुमान दुरुस्त है या नहीं, और इस गुमान के दुरुस्त या गलत होने का जो तमाम तर दारो मदार है वो इस वक्त जनाब जमाल खान मुंदोखेल और जनाब मोहम्मद अली मजहर के हाथ में है, और उनका फैसला ही सबसे ज़्यादा अहमियत का हामिल होगा। अपनी राय को जरूर इज़हार कीजिएगा। आपको बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।